हेलो दोस्तों, आर के एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं अमर कुमार। आज हम लोग मुग़ल काल के बारे में चर्चा करेंगे कि मुग़ल काल की नींव कैसे रखी गई, कौन सा युद्ध हुआ, किन के बीच में युद्ध हुआ। आज हम लोग मतलब उनमें कौन कौन लड़े, कौन कौन विजयी हुए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए मुग़ल काल से हम लोग रूबरू होते हैं। मुग़ल काल में नाम आता है बाबर कहा जा सकता है। बाबर फरगना का रहने वाला था, जो कि काबुल में पड़ता है। ये टर्कियन था। बाबर एक ऐसा शासक था जिसने इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करके भारत में अपना वर्चस्व बढ़ाने का प्रयास किया था, जिसको हम लोग पानीपत के युद्ध के नाम से जान सकते थे। बाबर भारत पर 5 मरतबा हमला किया। बाबर के बारे में ये कहना है कि इसने 1519 में पहला अभियान अपना भारत के खिलाफ जारी किया। और कहा जा सकता है कि बाबर का जो अंतिम आक्रमण था वो था आपका चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, जो कि 1529 में हुआ था। तो यहाँ से यहाँ तक इसका सफ़र था, क्योंकि 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो आइए जानते हैं बाबर के इन दोनों काल के बीच के में जो हुआ उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। और इनकी माता का नाम था निगार खां, कुतलुग निगार खां कह सकते हैं। निगार खां मतलब ऐसे ही बोलचाल की भाषा में निगार खां बोलते हैं लोग। इनकी माता का नाम निगार खां था। और ये बाबर अपने पितृपक्ष की ओर से मतलब पिता के वंशज की तरफ से ये 5वां वंशज कहलाया। और मातृपक्ष इनकी माता के वंशज की ओर से ये चंगेज खां का 14वां वंशज कहलाया। और पितृपक्ष की ओर से ये तैमूर वंश का 5वां वंशज कहलाया। ये था मतलब बाबर के पिता और माता का वंशज का अनुक्रम। बाबर फरगना पर अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए 1494 में ये फरगना का राजा बन गया। बाबर अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए ये 1494 में फरगना का शासक बना, अपनी दादी की सहायता से। बाबर के बारे में कहा जाता है कि बाबर अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए इसने अपनी पहली गद्दी फरगना पर राज करने के लिए किया। फरगना का राजा ये फरगना का शासक बना 1493 में ये फरगना का शासक बना। उसमें इसकी सहायता जो की थी इसकी दादी थी। इतिहासकारों का मानना है कि बाबर का जन्म 1483 में हुआ था, 1483 में। और ये जहाँ पर इसका जन्म हुआ था, जिस जगह पे, उस जगह का नाम था फरगना। और इसने जस्ट 10 साल के बाद वहाँ का शासक बन गया। मतलब कि 1493 में इसका जन्म हुआ और 1483 में इसका जन्म हुआ और 1493 में फरगना का शासक भी बन गया। शासक बनने में इसकी मदद की थी इसकी दादी। और कहा बाबर अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए इसने काबुल पर भी अपना अधिकार जमा लिया। काबुल पर इसने अपना अधिकार 1504 ईस्वी में जमाया। इसके बाद इसमें पातशाह की उपाधि इसी के बाद 1507 ईस्वी में धारण कर ली, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पातशाह की उपाधि सर्वप्रथम किसने धारण की थी। तो इसका आंसर आ जाएगा बाबर ने भारत के खिलाफ पहला अभियान
यूसुफजई जाति के विरुद्ध 1519 में शुरू किया और ये अभियान लगातार जारी रखा। बाबर का सबसे महत्वपूर्ण अभियान ये था कि ये पानीपत का युद्ध कहलाया, प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत के मैदान में, जबकि इसका पहला अभियान था 1519 ईस्वी में यूसुफजई जाति के विरुद्ध, इसमें बाजौर और भेरा को इसने अपने कब्जे अधिग्रहण कर लिया। बाबर पर कि कहा जाता है कि बाजौर और भेरा पर इसने अपना अधिकार जमा लिया। धीरे धीरे इसका अभियान बढ़ता गया और भारत में मुगल शासन की नींव बढ़ती गई। बाबर के बारे में कहा जाता है कि इसने पहली मर्तबा तोप का इस्तेमाल बाबर के समय में ही किया गया था। बाबर का ये कि ये इसको कहा गया है कि सर्वप्रथम तुगलमा नीति किस शासक ने अपनाई थी, तो इसका आंसर आप मार सकते हैं बाबर ने तुगलमा नीति का सर्वप्रथम प्रयोग भेरा के युद्ध में किया, जिसमें उसने अपने तोप का इस्तेमाल किया। और ये तुगलमा नीति इसने उज्बेकों से ग्रहण की थी। उज्बेक एक जगह के कि कह सकते हैं तस्कर उसके समय का, उसने उससे ग्रहण की थी। पानीपत का जब युद्ध हो रहा था उस दरमियान बाबर ने तोप खाने का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसको युद्ध भारत पर विजयी करना था, इसलिए उसने तोप का इस्तेमाल करना। पानीपत का प्रथम युद्ध में कहा जाता है कि सर्वप्रथम उस्मानी विधि का इस्तेमाल किस मुगल शासक ने किया था, तो उस्मानी की विधि का इस्तेमाल सर्वप्रथम बाबर ने ही किया था, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया था। इसको रूमी विधि भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि उस्मानी विधि और या फिर रूमी विधि का इस्तेमाल सर्वप्रथम किस शासक ने किया था। इसमें युद्ध में तोप को सजाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। बाबर अपनी तोप खाने को स्टार्ट करने के लिए चालू कर रखने के लिए, या फिर कह सकते हैं बाबर अपने तोप को चलाने के लिए दो ऐसे निशानेबाज को रखा था जिनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ये तोप चलाने में निपुण थे और इसी कहा जाता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा के बदौलत ही बाबर जीता था। कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि कलंदर की उपाधि सर्वप्रथम किस शासक ने धारण की थी। कलंदर की उपाधि सर्वप्रथम आपको बाबर ने धारण की थी। ये 1527 के आसपास का बात था जब इसने खनवा पर विजय प्राप्त किया था। खनवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ये खनवा एक जगह का नाम है, जहाँ पे खनवा की लड़ाई हुई थी, जहाँ का शासक था राणा सांगा। राणा सांगा एक दिव्यांग शासक था, जो कि एक आंख से भी दिव्यांग था और एक टांग से भी दिव्यांग था। और राणा सांगा के बारे में कहा जाता है कि इसकी पत्नी जो थी उसी ने इसे राणा सांगा को जहर देकर मार दिया था। खनवा युद्ध के जीतने के पश्चात इसने कलंदर और गाजी की उपाधि धारण की थी। कहा जाता है कि क्वेश्चन ये भी कई मरतबा पूछा गया है कि गाजी की उपाधि या फिर सर्वप्रथम कलंदर की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी। तो इसका आप आंसर सीधा मार सकते हैं बाबर के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, जो कि उसने अपने अफगान में अपने वहाँ का अफगान का ये भगवान कहलाता है, उसके नाम से वहाँ पे त्यौहार भी मनाया जाता है बाबर के नाम से। क्वेश्चन कई एग्जाम्स में क्वेश्चन ये आते हैं कि बाबर का कि कौन सा युद्ध में बाबर लड़ा, कौन सा युद्ध में बाबर शामिल था। तो उसका एक मैंने ऐसा ही कि अपने याद करने के लिए ट्रिक के जरिए, शॉर्ट ट्रिक के जरिए मैं बताना चाहूँगा कि इसका ट्रिक था कि बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। पान खा चल घर,
पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में। खा से खनवा का युद्ध, खनवा का युद्ध हुआ था 1527 में, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। चंदेरी का युद्ध, च से मतलब हम लोग लास्ट साइलेंट हो गया है, इसलिए चंदेरी का युद्ध ये हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में। ये सारा युद्ध जो है बाबर विजयी रहा था। ये मतलब यहाँ जितना इसमें मेंशन है, कहा जाता है कि मतलब चंदेरी का युद्ध में बाबर और मेदिनी राय के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसमें मेदिनी राय की हार हो गई थी और बाबर विजयी रहा था। अब आता है घग्गर का युद्ध। घग्गर का युद्ध में बिहार की जो संयुक्त सेना थी और बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना ने मिलकर घग्गर का युद्ध बाबर के खिलाफ लड़ा था, जिसमें बाबर ही विजयी रहा था और बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना की पराजय हो गई थी। बाबर खुद की जीवनी लिखता था और अपने जीवन का आधार उसमें संग्रहित करता था, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि बाबरनामा का रचयिता कौन? बाबरनामा के रचयिता खुद बाबर, जो कि तुर्की का था तो तुर्की भाषा में लिखता था। और बाबर के बारे में कहता है कि बाबरनामा का फारसी में कौन अनुवाद किया था, किसने अनुवाद किया था? तो बाबर के दरबार में ही थे अब्दुल रहीम खाना। बाबर अपनी जीवनी खुद लिखा करता था। बाबर अपनी जीवनी मतलब जिसमें अपना जीवन के रूप को संग्रहित किया है, उसको कहा गया बाबरनामा। बाबरनामा के रचयिता कौन? बाबरनामा के रचयिता जो थे खुद बाबर थे। बाबर तुर्की का था, इसलिए इसने अपनी तुर्की भाषा में ही बाबरनामा लिखा था। और कहा जाता है कि बाबरनामा का फारसी में कौन अनुवाद किया था, किसने अनुवाद किया था? तो फारसी में इसने मतलब अब्दुल रहीम खाना को कहा जाता है कि इन्होंने ही बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया था। कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि एसएससी सीजीएसएल में या फिर सीएचएसएल में या एमटीएस में या सीजीएल में क्वेश्चन आता है कि मुबय्यन शैली का शुरुआत किस शासक ने किया था? मुबय्यन शैली या फिर पद शैली मतलब कि अपना पद रखेंगे कि मैं गाजी हूँ, मैं कालंदर हूँ, मैं खलीफा हूँ, वगैरह वगैरह। तो कहा जाता है मुबय्यन शैली और पद शैली का सर्वप्रथम उपयोग बाबर ने ही किया था। और कहा जाता है कि बाबर के बारे में कि बाबर जो भूमि मापने का जो तरीका होता था, भूमि मापन शैली, गजे बाबरी के नाम से खुद अपने मतलब एक मापक तैयार किया था, जो कि बाबर अपने शासन के दौरान ही भूमि मापने का प्रयोग। बाबर अपने मतलब कि भूमि मापन शैली में गजे बाबरी नामक एक यंत्र था, उससे अपने भूमि माप करता था, उसी से भूमि मापने का काम किया करता था। और ये बाबर के शासन काल में ही किया गया। बाबर गजे बाबरी इस्तेमाल किया। गजे बाबरी खुद अपना एक मापक शैली तैयार किया, जिसको हम लोग गजे बाबरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आता है कि गजे बाबरी का मतलब उपयोग किस काल में मतलब किसके शासन काल में किया जाता था? तो वो थे खुद बाबर। बाबर की मृत्यु इतने दिनों के पश्चात 1530 में हो गई, जो कि इसका मतलब कि पहले ये आगरा के आराम बाग में दफनाए गए, मरने के बाद आराम बाग में दफनाए गए। बाबर पहले आगरा के आराम बाग में दफनाए गए, फिर इनकी अंतिम इच्छा के अनुसार इन्हें काबुल में भी दफनाया गया था, क्योंकि मतलब अर्ध लाश को कह सकते हैं कि मतलब कि लाश को गाड़ कर फिर उखाड़ कर वो फिर काबुल लेकर गए, फिर काबुल में वहाँ पर अच्छे से समाधि तैयार की गई। अब कुछ क्वेश्चन आता है कि बाबर के वंशावली के बारे में जिक्र किया जाए, क्योंकि बाबर तो हमने पढ़ रखा है, और बाबर के बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। इसका एक मैंने ट्रिक तैयार किया है, जो कि हर शासक का फर्स्ट वर्ड से ही शुरू होता है, जिसको हम लोग भाईसा के नाम से जानते हैं। जैसे भाईसा मतलब बाबर, भाईसा का पहला जो आकार होता है, पहला वर्ड, उसको हम लोग बाबर हुमायूं, अकबर,
अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। कह सकते हैं हम लोग औरंगजेब। ये हो गया। बादशाह के बाद कौन सा आया? तो हुमायूं आया। बादशाह में जो आते हैं, फर्स्ट में बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। इसके बाद कई शासक आते गए, मगर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है बादशाह का जो वंशावली आया, ये इसका बेटा, ये इसका बेटा, ये इसका बेटा, ये इसका बेटा और ये इसका बेटा। इसमें कई भाई लोग भी हैं, मगर जो शासन किए हैं उनका नाम मैंने दर्शा रखा है, जिसको हम लोग वंशावली के अनुसार बादशाह के नाम से जानते हैं। बादशाह मतलब बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। तो आगे हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वंशावली में बाबर के बाद हुमायूं का ही नाम आता है, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब।